Now let's talk about a very important topic of microeconomics, that is law of variable proportion. मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। अब मेरा फेवरेट है मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा ही होगा, डेफिनेट ये चीज। क्या बोलता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट एज वी इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ ओनली वन इनपुट कीपिंग अदर इनपुट्स फिक्स्ड, TP increases at an increasing rate, then at a decreasing rate and finally at a negative rate. क्या बोल रहा है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलता है कि लेट्स से कि हमारे पास में दो चीजें हैं, दो फैक्टर्स हैं, उसमें से एक फैक्टर को तो हम रख रहे हैं फिक्स्ड और जो दूसरा फैक्टर है ना उसकी क्वांटिटी धीरे 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 इंक्रीज किए जा रहे हैं। लेट्स से कि आपके पास में मशीन है एक, पहले उसके ऊपर लेबर काम करता था सिर्फ एक, फिर आपने लेबर बढ़ा के कर दिए दो, फिर कर दिए तीन, फिर चार, फिर पांच, फिर छह। मतलब क्या हो रहा है, मशीन तो एक ही है, लेबर आप धीरे धीरे उसके ऊपर इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है। क्या होगा इसके कारण, जो टोटल प्रोडक्ट है ना वो पहले तो इंक्रीज करेगा एट अ इंक्रीजिंग रेट। अब आप बोलोगे सर इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट मतलब, वो बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी इतना समझ लो कि टीपी पहले तो करेगा इंक्रीज बहुत फास्ट, ठीक है, फिर इंक्रीज करेगा एट अ डिक्रीजिंग रेट, अभी भी इंक्रीज तो करेगा बट उतना फास्ट इंक्रीज नहीं होगा, और फाइनली क्या होगा, टीपी नेगेटिव हो जाएगा। दो एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग यहाँ पे। पहला तो मैंने आपको बता दिया कि लेट्स से कि एक ही मशीन है, उसके ऊपर एक ही लेबर काम कर रहा था, वो मशीन का मैक्सिमम आउटपुट अगर आपको डिराइव करना था ना, तो लेट्स से कि वहां पे 3 लेबर काम कर सकते थे। एक मशीन के ऊपर जब 3 लेबर काम करेंगे ना तो सबसे ज्यादा आउटपुट निकलेगा। तो क्या हुआ, पहले मशीन पे सिर्फ एक लेबर काम कर रहा था, तो उसके कारण क्या हुआ, उसके कारण आउटपुट तो था, फिर आपने एक और लेबर इंक्रीज कर दिया, तो अब क्या हुआ, आउटपुट और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको कि मैक्सिमम एफिशिएंसी उस मशीन की थी 3 लेबर्स की, यानी अगर 3 लेबर काम करेंगे तो बहुत अच्छा आउटपुट निकलेगा। अभी तक आपने 2 लेबर एम्प्लॉय किए, फिर आपने एक और लेबर एम्प्लॉय कर दिया, अब क्या होगा, आउटपुट और अच्छे से इंक्रीज होगा, ठीक है। मशीन की प्रोडक्टिविटी बेस्ट है, एक लेबर है जो 8 घंटा काम कर रहा है, दूसरा लेबर इज ऑल्सो वर्किंग फॉर 8 आवर्स, द थर्ड लेबर इज ऑल्सो वर्किंग फॉर 8 आवर्स, मेकिंग अ टोटल ऑफ 24 आवर्स, ठीक है। अब क्या हुआ, एक दिन आपको किसी ने बोला कि यार और एक दो लेबर एम्प्लॉय कर देते हैं, तो क्या किया आपने, एक और लेबर इंट्रोड्यूस कर दिया। अब क्या हुआ, वो मशीन की प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे कम होने लग जाएगी, मतलब जितना स्पीड में वो मशीन प्रोडक्शन कर रही थी ना उतना अच्छे से अब नहीं कर पाएगी। फिर आपने एक और कर दिया लेबर इंट्रोड्यूस, फिर एक और कर दिया, फिर एक और कर दिया, यानी हो क्या रहा है यहाँ पे, पहले तो टोटल प्रोडक्ट बहुत अच्छे से इंक्रीज हो रहा था, क्यों, क्योंकि मशीन एक थी और लेबर थे ओनली 2 या 3। अब क्या हुआ, अब मशीन एक है और लेबर हो गए 8 या 10, तो होगा क्या, वो मशीन उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगी, जिसके कारण क्या होगा, आपका टोटल प्रोडक्ट फाइनली नेगेटिव रेट पे चला जाएगा, यानी कि गिरने लग जाएगा। सिंपल है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से कि लैंड है, ठीक है, लैंड है। अब लैंड पे क्या होता है, लेट्स से कि एक पीस ऑफ लैंड इमेजिन कर लो आप कि एक पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, इस पे जब तक 5 लेबर काम करते हैं ना तब तक तो चीजें बहुत अच्छी है। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ठीक है, अभी काम कर रहा था सिर्फ एक लेबर, तो क्या हुआ, आपने एक और इंट्रोड्यूस किया, तो आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो तो ऊपर चला जाएगा। फिर आपने एक और लेबर इंट्रोड्यूस कर दिया तो और ऊपर, फिर एक और पे और ऊपर और ऊपर, ऐसे कर करके टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज ही होता जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आता है कि आपने इस छोटे से पीस ऑफ लैंड पे 15 लेबर एम्प्लॉय कर दिया। अब क्या होगा, पहली बात तो लेबर को इनफ स्पेस मिलेगी नहीं, ठीक है, प्रोडक्शन करने के लिए। ऐसा तो है नहीं ना कि वो इतने से लैंड पे अपनी चीजें उगा रहा है, फिर दूसरा लेबर आ रहा है तो वो लेके घर चला जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है, चीजों को ग्रो होने में टाइम लगता है, ठीक है। तो क्या होगा, किसी को भी इनफ स्पेस नहीं मिलेगी, इसके कारण क्या होगा, आपका जो टोटल प्रोडक्ट है ना वो गिरना शुरू हो जाएगा। बस यही कहता है हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, कि अगर आपको लैंड फिक्स रखनी है तो उसके ऊपर लेबर भी आप लिमिटेड रखो। आप जरूरत से ज्यादा अगर लेबर इंक्रीज कर दोगे तो आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो पहले तो इंक्रीज होगा बट बाद में वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। एक एग्जांपल यहाँ पे, लैंड एक ही है, लेबर देखो हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, पहले एक था, फिर 2, 3, 4, 5, 6, वी हैव इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ लेबर्स फ्रॉम 1 to 6। अब हो क्या रहा है, इसके कारण टोटल प्रोडक्ट मैंने पहले से आपके लिए निकाल के रखा हुआ है। जब लैंड एक थी, लेबर भी एक था, तब टोटल प्रोडक्ट था 10। जब लेबर 2 हो गए, टोटल प्रोडक्ट हो गया 30, 3 लेबर पे 45, 4 लेबर पे 52, 5 लेबर पे भी 52 और 6 लेबर पे 48।
एक बार मार्जिनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब होता है द एडिशनल आउटपुट, ठीक है। अब देखो जब एक लेबर था तब टोटल प्रोडक्ट था 10, यानी जब 0 लेबर रहा होगा तो आउटपुट भी 0 रहा होगा, यानी मार्जिनल आउटपुट कितना हुआ, 10 माइनस 0 इज 10। अब 10 तो पहले से था, एक और लेबर इंट्रोड्यूस हुआ तो अब टोटल आउटपुट 30 हो गया, यानी एडिशनल कितना हुआ है, 30 माइनस 10 इज 20, 45 माइनस 13 इज 15, 52 माइनस 45 कितना होता है 7, 52 माइनस 52 0 एंड 48 माइनस 52 इज माइनस 4, ठीक है। अब एक बार डेफिनेशन पे गौर करते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट as we increase the quantity of only one input keeping other inputs fixed, total product increases at an increasing rate, then at a decreasing rate and finally at a negative rate। अब यहां पे देखो एक बार क्या हो रहा है यहां पे, अगर आप ध्यान से देखोगे टोटल प्रोडक्ट देखो यहां पे कितना फास्ट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर आप यहां तक देखते हो एक लैंड है और 2 ही लेबर है, कितना फास्ट इंक्रीज हो रहा है, 10 का सीधा 30, यानी इंटू 3 के स्पीड से इंक्रीज हुआ है हमारा टोटल प्रोडक्ट। फिर यहां तक देखो आप, अगर आप यहां तक देखते हो तो यहां पे भी टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है बट बहुत स्लो स्पीड में, 45 का 52, ठीक है, 52 का 52, कोई इंक्रीज ही नहीं है, बहुत थोड़ा सा इंक्रीज है। तो इसको बोलते हैं हम लोग फेज 1। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फेज 1, इसको बोलेंगे हम लोग फेज 2 और इसको बोलेंगे फेज 3। फेज 1 में क्या हो रहा है, टीपी इंक्रीज हो रहा है बट इंक्रीजिंग रेट पे, यानी बहुत फास्ट। देखो टीपी इंक्रीज हो रहा है एट अ इंक्रीजिंग स्पीड। सीधा देखो ना 10 का 30 हो गया, सीधा 300% से इंक्रीज हुआ है, ठीक है। 10 का सीधा 30। दूसरे केस में क्या हो रहा है, टीपी इंक्रीज तो हो रहा है बट एट अ डिक्रीजिंग स्पीड, इतना फास्ट इंक्रीज नहीं हो रहा है। फाइनली क्या हो रहा है, देखो 52 का 48, यानी टीपी गिरना चालू हो गया यहाँ पे, तो टीपी हैज स्टार्टेड टू फॉल। अब समझ में आया, इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजेज एट अ डिक्रीजिंग रेट क्या होता है, ठीक है। चलो अब इसी को है ना एक बार हम लोग प्लॉट करते हैं। अच्छा और भी कुछ जानना है, चलो ठीक है। ये एमपी क्यों निकाला है हमने, एमपी देखो फर्स्ट केस में जो हमारा फेज 1 है, फेज 2 है और फेज 3 है। टीपी तो देख लिया हमने क्या होता है, एमपी का क्या हाल है, एमपी देखो यहां पे एमपी इंक्रीज हो रहा है, 10 का 20 हुआ। सेकंड केस में देखो एमपी कंटिन्यूअसली गिर रहा है, 20 का 15, 15 का 7, 7 का 0, मतलब यहाँ पे एमपी हमारा फॉल हो रहा है। और लास्ट में देखो क्या हो रहा है, लास्ट में तो नेगेटिव चले गए भाई साहब, तो ये एमपी है। अब एक बार इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं हम लोग, चलो ठीक है। ग्राफ पे प्लॉट करोगे ना जब आप, तो आपको पता चलेगा कि टीपी पहले तो इंक्रीज हो रहा है बहुत स्पीड से, ठीक है, फिर इंक्रीज हो रहा है थोड़ा धीरे और फाइनली गिरना चालू हो जाता है। ये है हमारा टीपी, ठीक है, दिस इज आ टीपी। अब एमपी पे देखो, एमपी पे क्या असर आता है, एमपी तो देखो शुरू में तो अच्छे स्पीड में इंक्रीज होगा, ठीक है, फिर हमने क्या देखा, एमपी गिरना शुरू हो जाता है, एमपी गिर रहा है और फाइनली नेगेटिव हो जाता है। ये है हमारा एमपी, ठीक है। अब एक बार देखो फेज आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग। देखो ये वो वाला फेज था जब तक एमपी टीपी बहुत स्पीड में इंक्रीज हो रहा था यहां तक, ये है हमारा फेज 1, टीपी एकदम स्पीड में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब ये वाला फेज देखो आप, ये है आपका फेज 2, टीपी इंक्रीज तो हो रहा है बट बहुत स्लोली इंक्रीज हो रहा है और फाइनली जब टीपी गिरना शुरू हो जाता है ना, उसको बोलते हैं द थर्ड फेज। ये हो गया आपका थर्ड फेज। अब इसी को यहाँ पे मार्क करो, देखो ये फेज 1, ये आपका हो गया फेज 2 और ये हो गया आपका फेज 3। समझ में आया, ये फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। क्लियर है। देखो इसी को एक बार अगर आपको मैं डॉटेड लाइन मार्क कर देता हूं तो ये फेज तो सेम ही है, ठीक है, मार्क अलग अलग ग्राफ पे आपके लिए किया है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। एक बार वापस रिवाइज करते हैं। फेज 1 हमें क्या बोलता है, फेज 1 में देखो क्या हो रहा है, टीपी इंक्रीज हो रहा है एट एन इंक्रीजिंग रेट और एमपी क्या हो रहा है, एमपी इज इंक्रीजिंग, ठीक है। और एक और चीज देखो, फेज 1 का जब एंड आता है ना तब एमपी अपने मैक्सिमम पे है। एमपी का ग्राफ देखो, ये मैक्सिमम पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, तो एमपी अपने मैक्सिमम पे है एंड एमपी इज मैक्सिमम, ठीक है। फेज 2 की बात करते हैं। फेज 2 में क्या हो रहा है, देखो टीपी इंक्रीज हो रहा है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट,
TP is increasing at decreasing rate, or MP is falling, MP falls and becomes zero. देखो फेज 2 का जो एंड है ना उस पे MP हो रहा है 0 and becomes 0. फेज 3 में क्या हो रहा है? फेज 3 पे अगर हम लोग ध्यान देते हैं, TP गिरना शुरू हो जाता है, TP falls and MP becomes, क्या हो रहा है MP के साथ में? नेगेटिव. हमारा जो MP है वो नेगेटिव हो रहा है. एक बार वापस रिवाइज करा देता हूं. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट एज वी इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ ओनली वन इनपुट, यानी हम सिर्फ लेबर को इंक्रीज कर रहे हैं, कीपिंग अदर इनपुट्स फिक्स्ड, यानी हमने लैंड को फिक्स्ड रखा है, लैंड इंक्रीज नहीं कर रहे हैं. TP इंक्रीजेज एट अ इंक्रीजिंग रेट, देन एट अ डिक्रीजिंग रेट एंड फाइनली नेगेटिव. अब इसी केस में हमने 3 फेज निकाले. फेज 1 जहां पे TP इंक्रीज हो रहा है एट अ इंक्रीजिंग रेट, MP भी इंक्रीज हो रहा है एंड बिकम्स मैक्सिमम. फेज 2 जहां पे TP इंक्रीज हो रहा है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, MP गिरना शुरू हो जाता है एंड बिकम्स 0. फेज 3 जहां पे TP गिर रहा है, TP इज फॉलिंग बट MP तो नेगेटिव हो जाता है. ठीक है, ये था डेफिनेशन. अब देखते हैं व्हाट आर द अजम्पशंस. ये रहे अजम्पशंस. क्या अजम्पशंस है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के? कुछ तो बहुत सिंपल है, पढ़ते ही समझ में आ जाएंगे, और कुछ ऐसा है जिसमें आपको मेरी हेल्प चाहिएगी. समझा देता हूं. फर्स्ट इज दिस लॉ ऑपरेट्स इन शॉर्ट रन. शॉर्ट रन का मतलब क्या होता है? जहां पे 2 टाइप के फैक्टर्स होते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल. ठीक है, तो डेफिनेशन में ही हमने पढ़ा था ना कि एक फैक्टर को हमको फिक्स्ड रखना है और एक को वेरिएबल रखना है. तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ये लॉ सिर्फ शॉर्ट रन में काम करेगा. तो क्वेश्चन ये है कि लॉन्ग रन में काम क्यों नहीं करेगा? क्योंकि लॉन्ग रन में तो कोई फिक्स्ड फैक्टर होता ही नहीं है, सब वेरिएबल होते हैं, है ना. तो दिस कैन नॉट ऑपरेट इन लॉन्ग रन. सेकंड, दिस लॉ अप्लाइज टू ऑल फिक्स फैक्टर्स इंक्लूडिंग लैंड. कोई भी हो सकता है फिक्स फैक्टर, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने एग्जांपल पे लैंड लिया तो लैंड ही लेना है. इट कैन बी योर मशीन ऑल्सो, एनीथिंग इज पॉसिबल. थर्ड, डिफरेंट वेरिएबल फैक्टर्स कैन बी कंबाइंड विद वन फिक्स्ड फैक्टर. ठीक है, मतलब ये कहना चाहते हैं कि जितने भी लेबर्स आप चाहो उनको आप लैंड के साथ में कंबाइन कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि लेबर्स एक पॉइंट के बाद पे लैंड पे आ ही नहीं सकते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं होता है. फोर्थ, दिस लॉ अप्लाइज टू फील्ड ऑफ प्रोडक्शन ओनली. ये सिर्फ प्रोडक्शन की हम लोग बात करते हैं. देखो, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ये 2-3 अलग अलग टाइप की इंडस्ट्री होती है. सर्विस सेक्टर में ये चीज काम नहीं करेगी. दिस विल ओनली इंक्लूड इन प्रोडक्शन. क्वेश्चन इज वाई? क्योंकि टोटल प्रोडक्ट तो आप खाली प्रोडक्शन में ही निकाल सकते हो ना. टोटल प्रोडक्ट कब निकलता है? व्हेन यू प्रोड्यूस समथिंग, जब इनपुट को आप आउटपुट में कन्वर्ट करते हो. सर्विस सेक्टर में तो ये होता ही नहीं है. सर्विस सेक्टर में या फिर सेकेंडरी सेक्टर में हम लोग क्या, मेनली टर्शरी सेक्टर में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जो आउटपुट होता है उसको पैक करते हैं, लेबल करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, ये सब करते हैं. तो उसमें तो टोटल प्रोडक्ट हम निकाल ही नहीं सकते हैं. तो टोटल प्रोडक्ट सिर्फ प्रोडक्शन में निकलता है. नेक्स्ट, द इफेक्ट ऑन चेंज इन आउटपुट कैन बी इजीली डिटरमाइंड. ठीक है, टोटल प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं, ऐसा होना चाहिए. ठीक है, अगर हम निकाल नहीं पाएंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है. एंड द लास्ट पॉइंट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिकम इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर. यानी पहले देखो, पहले लेबर और लैंड बहुत अच्छे से काम करते थे, लेबर इंक्रीज हुआ, टोटल प्रोडक्ट और इंक्रीज हो गया, लैंड भी खुश है कि अच्छा है लोग मेरे पे काम कर रहे हैं. बट एक पॉइंट के बाद में ना ये दोनों इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट बन जाते हैं. इनिशियली दे आर लाइक मिल्क एंड शुगर, दे कंबाइन. ठीक है, एंड दे प्रोड्यूस, ऐसे मीठा दूध बना देते हैं. ठीक है, स्वीट मिल्क. बट एक पॉइंट के बाद में लैंड और लेबर जो है ना वो मिल्क एंड लेमन जैसे हो जाते हैं. दे डोंट गो अलोंग विद ईच अदर. क्यों? क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में आप एक लैंड के ऊपर लेबर बहुत ज्यादा एम्प्लॉय कर दोगे तो आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा. समझ में आया? अभी तक इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा? हमने देखा डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, हमने उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया, 3 फेजेस समझे, और अब हमने अजम्पशन देख लिया. रिवीजन ले लेते हैं क्विक. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमें क्या कहता है कि इफ वी कीप one factor fixed and we keep increasing another factor, the TP increases at an increasing rate, then at a decreasing rate and finally at a negative rate, यानी false. ठीक है, हमने क्या देखा? हमने 3 फेज देखे. फर्स्ट फेज में क्या हो रहा था? TP इंक्रीज हो रहा है at a increasing rate, MP इंक्रीज हो रहा है and becomes maximum.
सेकेंड फेज में क्या हो रहा है, टीपी इंक्रीजेस बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, एमपी क्या होता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है एंड बिकम्स जीरो, एंड टीपी स्टार्ट्स टू फॉल, यानी वो गिरना शुरू हो जाता है, एंड एमपी तो पहले से ही गिर रहा था, जीरो हो चुका था, तो अब वो हो जाता है नेगेटिव। अजम्पशन हमने क्या क्या देखे, पहला, दिस लॉ कैन ओनली ऑपरेट इन शॉर्ट रन, सेकेंड, अप्लाइज टू ऑल फिक्स फैक्टर्स, सिर्फ लैंड नहीं है, मशीन कोई भी फिक्स फैक्टर होगा चलेगा। थर्ड, ये बताता है कि अलग अलग वेरिएबल फैक्टर्स कैन बी कंबाइंड विद द फिक्स फैक्टर्स। फोर्थ, एरिया ऑफ प्रोडक्शन चाहिए खाली, ये टर्शियरी सेक्टर में काम नहीं करेगा। फिफ्थ, लेवल ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट कैन बी इजीली डिटरमाइंड, यानी टीपी एमपी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसा होना चाहिए। एंड द लास्ट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिकम इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर। समझ में आया? अब चलते हैं रीजंस ऑफ ऑल द थ्री फेजेस, कि ऐसा क्यों टीपी और एमपी में ऐसा तो क्या होता है, व्हाट आर द रीजंस कि फेजेस में इनका आउटपुट इतना ज्यादा चेंज हो जाता है।